हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको बेटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज का हमारा विषय है कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए उड़ान कार्य पुस्तिका के गणित विषय का हल। हमारा आज का विषय है कक्षा 7 उड़ान कार्य पुस्तिका, और मैं आपको इस कार्य पुस्तिका में गणित विषय का हल करवाने जा रही हूँ। किस विषय का बेटा जी? गणित विषय का। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस कर दें, और अगर लेक्चर पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये है बेटा आपका पाठ 1 पूर्णांक कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें हम पूर्णांकों को समझेंगे खेल खेल में, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए किस तरह से एक बातचीत चल रही है, कक्ष में वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है, और उसी बातचीत से हम पूर्णांकों को सीखने जा रहे हैं। मान लीजिए कक्षा में अध्यापक है, वो आपसे पूछते हैं कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो प्रत्येक बच्चे ने अपनी वर्कबुक में अपने परिवार के सदस्यों को गिनकर ही भरना है। मान लीजिए मेरे परिवार में 9 सदस्य हैं, तो मैंने यहाँ पर 9 भर देना है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास कितने पेन हैं? तो भाई जितने पेन आपके पॉकेट में हो, आपके बैग में हो, आपने लिख देना है। मान लीजिए आपके पास 3 पेन हैं। अगला प्रश्न अध्यापक ने पूछा आपके बैग में कितनी पुस्तकें हैं? तो आपने अपने बैग में पुस्तकें गिननी है, और गिनने के बाद आपने लिख देना। मान लीजिए आपके बैग में है 12 पुस्तकें, तो आपने लिख दिया। ठीक है, समझ आ रहा है। अब अध्यापक क्या कहता है कि हम जब भी गिनना आरंभ करते हैं तो 1 से आरंभ होकर आगे बढ़ जाते हैं। आपने ऐसे ही तो गिना होगा ना कि 1 2 3 4 5, इसी प्रकार हम आगे बढ़े होंगे। जैसा कि हमने पूर्व कक्षाओं में जाना था, इन गणन संख्याओं या काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। कौन से नंबर कहते हैं भाई हम इन्हें? प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर? जो 1 2 3 4 5 से शुरू होते हैं। ठीक है। तो अब अध्यापक क्या कहता है, क्या हम अपने स्कूल के बच्चों की संख्या को गिन सकते हैं? ये बात अध्यापक ने पूछी कि क्या हम स्कूल के बच्चों की संख्या को गिन सकते हैं? तो आप क्या जवाब दोगे, बताओ मुझे। हम सब यही जवाब देंगे कि हाँ, हम अपने स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या को गिन सकते हैं। हाँ, ठीक है। अब अध्यापक ने पूछा क्या हम आपके गांव या शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को गिन सकते हैं? हाँ, गिन सकते हैं। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, परंतु हम गिन सकते हैं। इसके बाद अध्यापक ने पूछा क्या हम अपने देश भारत में रहने वाले व्यक्तियों को भी गिन सकते हैं? हाँ, हम बिल्कुल गिन सकते हैं। अब कुछ बच्चों को ये और भी कठिन लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में हर 10 वर्ष में जनगणना का काम होता है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं, जिसमें हम घर घर जाकर सब हमारे जो देश में जनगणना की जाती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं। अब ये कहता है कि क्या संसार के सभी व्यक्तियों को भी गिन पाना संभव है? तो हाँ भाई, बिल्कुल संभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? आगे ये कहता है क्या आप अपने सिर के बाल गिन सकते हो? क्या आप अपने सिर के बाल गिन सकते हो? क्या आप आकाश के तारों को भी गिन सकते हो? तो इसको कैसे जवाब दोगे? सोचो और उत्तर दो। तो भाई अब हमने सोचा, तो सोच के बहुत से बच्चों ने क्या कहा होगा कि नहीं गिन सकते, क्योंकि वो अनंत हैं। यहाँ एक शब्द हमारे दिमाग में आ जाता है, अनंत हैं, अनगिनत हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब अध्यापक ने कहा अच्छा यह बताओ, ध्यान से सुनना भाई, शायद आकाश के तारों या अपने सिर के बालों को गिनने में दिक्कत आएगी। ठीक है, आएगी दिक्कत, मगर यदि गिन पाएँ तो इनके लिए भी कोई संख्या तो होगी। ठीक है ना भाई, अध्यापक ठीक कह रहे हैं कि भाई हम आकाश के तारों को या भाई सिर के बालों को गिन तो नहीं सकते, लेकिन यदि गिन पाएँ, ध्यान से देखना, लेकिन यदि गिन पाएँ तो इनके लिए कोई तो संख्या होगी। भाई हम ऐसा कोई बंदा ढूंढ लें, या हम ऐसा कोई अरेंजमेंट कर दें, हम बहुत सारे लोगों को लगा दें एक ही काम में कि भाई आपने गिनना है, तो कहीं ना कहीं तो वो संख्या होगी ना।
तो वो संख्या अवश्य होगी। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ ऐसी संख्या अवश्य होगी। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। अध्यापक कहता है कि यदि वह संख्या काफ़ी बड़ी होगी मगर उस संख्या में भी हम एक और जोड़ दें तो क्या उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त कर पाओगे। ध्यान से सुनो, अध्यापक क्या कहता है। भाई आपने आकाश के तारों की पूछी गिन सकते हो, यानी हमने कह दिया नहीं गिन सकते, बाल नहीं गिन सकते, लेकिन अध्यापक ने कहा कि मान लो किसी तरह गिनती संभव हो जाए, कोई ऐसा रोबोट ही बना दिया जाए कि हम गिनती कर सकें कि भाई मेरे सिर में इतने बाल हैं या आकाश में इतने 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 तारे हैं। अब अध्यापक क्या कहता है कि जब हम उनको गिनेंगे तो वो एक बहुत बड़ी संख्या बनेगी। अगर उसमें एक और जोड़ दें तो क्या वो संख्या और भी बड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हाँ, हमें उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी ना। मान लो मैं 1 करोड़ लिख दूं और उसमें एक जोड़ूं तो वो 1 करोड़ 1 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या कोई ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी हो। बहुत ध्यान से देखना है, प्रश्न क्या है, क्या कोई ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी हो। क्या कोई ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी हो। है भाई, देख पा रहे हो आप ऐसी कोई संख्या। नहीं, हम नहीं ढूंढ पाएंगे इतनी बड़ी संख्या को। हमें नहीं पता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब आप कह दो कि जी 10 करोड़ है, अब मैं 10 करोड़ में 1 जोड़ूंगी तो 10 करोड़ 1 बन जाएगा। 10 अरब है तो 10 अरब में 1 जोड़ूंगी तो 10 अरब 1 बन जाएगा। यानी कि जिस भी संख्या को आप सबसे बड़ी कहोगे, जिस भी संख्या को आप सबसे बड़ी कहोगे उसमें 1 जुड़ के अगली संख्या आ जाएगी। यानी सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करना मुश्किल है, असंभव है। ठीक है, तो अब क्या सीखने को मिलता है, किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी परवर्ती संख्या ज्ञात होती है। कौन सी संख्या, तो वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, परवर्ती कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में हम उसे सक्सेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्सेसर बोलते हैं। परवर्ती ज्ञात होती है जो उससे बड़ी होती है। क्या देखा हमने कि किसी भी संख्या में 1 जोड़ दे, मान लो मैंने लिखा 12, 12 में 1 जोड़ा तो क्या मिला, 13। तो जो 13 है वो 12 का परवर्ती है, यानी 12 का सक्सेसर है, यानी कि 12 के बाद आएगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि अगर किसी भी संख्या में से 1 घटाने पर उसकी पूर्ववर्ती, ध्यान से लिखेंगे अपनी बुक में, पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करते हैं जो कि उससे 1 कम होती है। जैसे 12 है, 12 में से 1 कम किया तो 11। पूर्ववर्ती, भाई पूर्व माने पहले आने वाला, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रीडिसेसर। प्री माने पहले आने वाला, सक्सेसर माने बाद में आने वाला। तो जो सारी बातें मैंने यहाँ बताई हैं आपको, उनको मैं एक बार फिर से जल्दी से सफाई से यहाँ भर देती हूँ। किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर उसका परवर्ती मिलता है, यानी सक्सेसर मिलता है। किसी भी संख्या में से 1 कम करने पर उसका पूर्ववर्ती यानी कि प्रीडिसेसर मिलता है। 13 की पूर्ववर्ती संख्या यानी 13 में से 1 घटाना है 12 आ जाएगा। देखो ये लिख भी रहा है, अगर किसी संख्या में से 1 कम कर दें तो पहले वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती कहलाती है। 28 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व माने पहले, इस शब्द से पकड़ना है बेटा आपने, रट्टा नहीं लगाना है, क्रैमिंग नहीं करनी है। पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले, तो किसी से पहले आए तो उसमें से 1 कम करना है। पर मीन्स बाद में, बाद वाला आए तो 1 ज़्यादा करना है। तो 28 में से 1 कम करेंगे 27। प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती यानी 1 में से 1 कम करना है जो कि 0 आ जाएगा। ठीक है, अब शून्य का अर्थ कुछ भी नहीं दिया जाता है। यहाँ पर अध्यापक एक क्रियाकलाप के माध्यम से स्पष्ट कर सकता है। अध्यापक अपने हाथ में 3 चौक लेकर उंगलियों के बीच में एक पेन दबा कर रखे और बच्चों से प्रश्न करे कि मेरे हाथ में कितने चौक हैं। बहुत ध्यान से सुनना है। अपने हाथ में टीचर ने कितने, बाकी का आप नोट कर लेना, कितने चौक लिए। अध्यापक ने अपने हाथ में 3 चौक लिए। ठीक है, उंगलियों के बीच में एक पेन को रखा और पूछा कितने चौक हैं, 3 चौक हैं। 1 चौक हटा लेने के बाद पूछा कि कितने चौक है। भाई 3 में से 1 चौक कम कर दिया तो कितने बचे, 2। 1 और चौक हटाकर
एक और चौक हटाकर पूछा कि अब कितने चौक हैं। तो अब कितने बच गए भाई, 2 बच रहे थे, 2 में से 1 कम किया, 1 बच गया। अब एक और चौक हटाया तो 1 में से 1 कम किया तो 0 चौक, यानी कि अध्यापक के हाथ में अब एक भी चौक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भी नहीं, बच्चों ने कहा एक भी नहीं। ठीक है, अच्छा बताओ, एक भी चौक शेष नहीं बचा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो अभी मैंने बताया इसे कैसे लिखेंगे, 0 से। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो उसे गणित में 0 से लिखा जाता है। ठीक है, इन सबको आप अपनी वर्कबुक में फिल कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब अध्यापक कहता है कि बच्चों, जब कोई वस्तु एक भी ना हो, यानी उस वस्तु की अनुपस्थिति हो, तो उसे 0 कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी कोट पैंट नहीं है, आप कहोगे मेरे पास कोई कोट पैंट नहीं है, तो हम का इसका अर्थ है गणित में कि आपके पास 0 कोट पैंट है। ठीक है, आपके पास कोई चॉकलेट नहीं है तो आप कहोगे मेरे पास 0 चॉकलेट है। 0 का अर्थ कुछ भी नहीं, यह नहीं हो सकता क्योंकि मेरे हाथ में चौक 0 है, अर्थात एक भी नहीं है। मगर पेन मौजूद है तो कुछ भी नहीं कहना उपयुक्त नहीं है। भाई टीचर का मतलब क्या है कि भाई चौक नहीं है लेकिन पेन तो है ना। जैसे आपके कक्ष में एक भी हवाई जहाज नहीं है, यानी कक्षा में 0 हवाई जहाज है, परंतु हम यह नहीं कह सकते कि कक्ष में कुछ भी नहीं है। मैं कक्ष में और चीज़ें तो बहुत मिलेंगी, कहीं ब्लैक बोर्ड मिलेगा, कहीं बेंचेस मिलेंगे, कहीं कुर्सी मिलेंगी, कहीं चार्ट्स मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा ना। हाँ, हवाई जहाज 0 है। ठीक है, हवाई जहाज 0 है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में अगर हम 0 को 1 के किसके रूप में सम्मिलित करते हैं, ध्यान देना भाई। प्राकृत संख्याएं लिख लो, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7, 8, 9, 10 ऐसे चलता रहेगा। अब ये कहता है कि अगर हमें इसमें 0 लिखना हो तो कहाँ लिखें? तो बेटा जी बिल्कुल स्पष्ट है कि जो 0 है उसे हम 1 से पूर्व लिखेंगे, 1 से पहले लिखेंगे। यही बात हमसे यहाँ पर पूछी गई है कि भाई आपने इनको कहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये रहा। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम 0 को 1 के पहले या 1 के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं। और जब इन सब के साथ 0 मिल गया, अब ये ध्यान देना भाई इस बात पर, जब इन सब के साथ 0 मिल गया तो ये सारी संख्याएं अब हमारी कौन सी संख्याएं बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स बन जाता है। कौन सी संख्याएं बन गई भैया, ध्यान देना, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स हमारा बन जाता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये तो प्राकृत हैं सारी की सारी, और इनमें जब 0 भी शामिल हो जाता है तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। आगे बढ़ूं भाई, मैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको होल नंबर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भैया। अब हम देखते हैं फटाफट से आगे क्या बताया गया है। ये कहता है कि रमन कमरे की छत पर है, रमन कमरे की छत पर है और उसकी बहन गीता अंडरग्राउंड में कुछ सामान लेने गई है। अंडरग्राउंड, अब ये तो छत हो गई, और पहले इसको पढ़ लें एक बार। अमन भूमि तल से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई पर। देखो ये तो ज़मीन है और ज़मीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर अमन है, और गीता भूमि तल से 3 मीटर नीचे गई है। भाई ये तो हो गई छत, ये हो गया उनका फर्श जो कि 3 मीटर नीचे है, और फर्श के नीचे भी अंडरग्राउंड का मतलब एक तहखाना बना हुआ है, और उस तहखाने में गीता कोई सामान लेने गई है। ठीक है, तो ये ज़मीन से नीचे है। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और बात इसने डाल दी, एक हवाई जहाज़ भूमि से 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये जो यहाँ ब्लैक दिख रहा है ना आपको, ये ब्लैक पार्ट को भूमि मान लो, तो भूमि से 1000 मीटर की हाइट पर यहाँ एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, ये आपका एरोप्लेन है, हो गया। और एक पनडुब्बी समुद्र में 12 मीटर की गहराई में है। तो अब ये 12 मीटर नीचे है, समुद्र से कितने नीचे हैं?
12 मीटर। तो ये कहता है कि इनकी ऊंचाई और गहराई को किस प्रकार दर्शाएंगे। तो बेटा जी ये बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है। ये भूमि तल है, इसे हम शून्य मान के चलते हैं। इससे ऊपर जो भी है वो प्लस में है, तो हवाई जहाज़ तो प्लस 1000 मीटर पर उड़ रहा है, और इसके नीचे जो भी है वो माइनस में है, तो माइनस 12 मीटर पर है। इसी प्रकार गीता जो ये फर्श है उनके घर का वो शून्य है, गीता फर्श से नीचे है तो कहीं नेगेटिव -1 पर है, और ये छत पर है तो ये हमारा +3 पर है। तो अब हमारे पास यहाँ ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सोचो और लिखो। तो ये बात आपको जो भी मैंने लिखी है कि ऊंचाई को हम प्लस से दिखाएंगे, ऊंचाई को हम प्लस से दर्शाएंगे। ठीक है भाई, ये लिख लेना थोड़ा सा। और गहराई, एक मिनट भाई, ये है बेटा गहराई, गहराई को हम किससे दर्शाएंगे, माइनस से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में सुनते हैं कि 500 रुपये की हानि और 500 रुपये का लाभ। लाभ का मतलब जमा 500, हानि का मतलब -500। ठीक है भाई, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि धनात्मक संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। अगर हम पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर दें तो एक समूह और बन जाता है। अब ज़रा बहुत ध्यान से समझना, यही आपका मेन सारा काम है जो अब आपको समझना है। शुरू में हमने गिनती देखी थी क्या, 1 2 3 4। एक मिनट में इसको दोबारा दर्शाती हूँ। ये आपका हो जाता है 1 2 3 4। फिर हमने इसमें शामिल कर दिया शून्य। ये थी आपकी, एक मिनट भाई, ये थी आपकी प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं थी, प्राकृत थी। फिर मैंने इसमें डाल दिया शून्य, तो ये दोनों सारी मिलकर हमारी हो गई थी पूर्ण संख्याएं। और इनमें अब हमने डाल दी ये सारी ऋणात्मक संख्याएं, तो ये सब मिलकर हमारे हो जाते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स। और इसी बात को यहाँ नीचे आपको दर्शाया गया है। इसको हम आज के लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। इस सब को समझते हुए प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 डैश 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 यानी कि अंत तक चलेंगी। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स जिनमें 0, ये गलत लिख दिया भाई इसने, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ 0 जरूर आएगा, 1 2 3 4। और पूर्णांक में सारी ऋणात्मक संख्याएं, सारी धनात्मक संख्याएं और शून्य भी आ जाता है। इसी को यहाँ एक चित्र के माध्यम से भी दर्शाया गया है। ये देखिए, ये हैं प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4, इसमें शून्य शामिल किया तो थोड़ा और बड़ा घेरा हो गया जो कि पूर्ण हो गया। इसमें ऋणात्मक शामिल की तो थोड़ा और बड़ा घेरा हो गया जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और कोई भी आपको डाउट है तो आपने मुझे बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर लेक्चर समझ आए, पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है। और आप मेरे चैनल के नीचे देखोगे कि रेड कलर में एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको आपने सब्सक्राइब को प्रेस कर देना है ताकि मैं जो भी नया लेक्चर आपकी कक्षा के लिए बनाऊँ आपको तुरंत से मिल जाए। थैंक यू।